बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करते हैं MGT 211 का लेक्चर नंबर 32। आज हम लोग ने थोड़ी पर्सनल सेलिंग के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। पर्सनल सेलिंग की हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? ये वो टूल होता है, ये वो टेक्निक होती है सेलिंग की जिसमें जो सेल्स पर्सन होता है ना, ये अपने कस्टमर्स के साथ वन ऑन वन बेसिस पे बात करता है, फेस टू फेस उनसे एक एक करके हर कस्टमर से मिलेगा और उनसे बात करेगा। तो ये होती है पर्सनल सेलिंग। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा महंगी ये फॉर्म होती है प्रमोशन की, कि इसमें हर बंदे से जाके मिलना, हर बंदे से अलग अलग जाके वो सफ़र के भी अखराजात वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं ना, कोई भी कंपनी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ के अखराजात को अगर मिलाया जाए तो उसमें से दुगना खर्चा पर्सनल सेलिंग के ऊपर आता है। इसमें सेल्स पर्सन के जो अखराजात होते हैं, ट्रैवल का ख़र्चा, उसके रहने सहने का ख़र्चा, उसके खाने पीने का ख़र्चा, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें मौजूद होते हैं। इस पे एक जो सिंगल सेल्स कॉल होती है ना, यानी कि जब एक बंदे से मिल के जो सेल्स पर्सन ने बात करनी होती है तो एक बंदे से मिलने पे उनका $300 जो होते हैं ना, $300 इतना खर्चा आ जाता है, इतना एस्टिमेट लगाया गया है। ठीक है, तो एक तो ये आप लोगों का MCQs, ये एक तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये वाली जो है ना कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सी होती है, तो वो पर्सनल सेलिंग होती है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज़, अब तो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई जिससे लोग ईजिली अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल टेक्निक्स हैं। अब आगे हम लोग थोड़ी बात करते हैं पर्सनल सेलिंग सिचुएशंस, यानी कि पर्सनल सेलिंग आप कब कब करते हैं। तीन तरह की पर्सनल सेलिंग होती है, एक होती है रिटेल सेलिंग, एक होती है इंडस्ट्रियल सेलिंग, और तीसरी होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो आपने ये जो है ना, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन हेडिंग्स को याद रखना है कि पर्सनल सेलिंग के अंदर ये वाली हेडिंग्स आती हैं। रिटेल सेलिंग का क्या मतलब होता है? ये वो पर्सनल सेलिंग सिचुएशन होती है जिसमें जो दुकानदार होते हैं ना, वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच रहे होते हैं उन लोगों तक जिन लोगों ने अपने पर्सनल या घरेलू इस्तेमाल के लिए चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो वो होती है रिटेल सेलिंग। इंडस्ट्रियल सेलिंग ये वो पर्सनल सेलिंग सिचुएशन होती है जिसमें प्रोडक्ट्स दूसरे बिजनेसेस को बेचे जाते हैं, यानी कि बिजनेसमैन वगैरह इसको ख़रीदते हैं और फिर वो जो होते हैं ना, क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट को या तो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर दोबारा से आगे रीसेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरी जो सिचुएशन है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जितनी भी अद्वियात वगैरह होती है ना, इसमें भी आप लोग पर्सनल सेलिंग ही आप लोग अडॉप्ट करते हैं। आप लोग टीवी पे इनकी आप लोग एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती। यही वजह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पे मेडिसिन की जो होती है ना एडवर्टीजमेंट्स वगैरह बहुत कम होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें इस टेक्निक में ये होता है कि जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो जाके डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डॉक्टर के साथ बातचीत करते हैं, अपना प्रोडक्ट डॉक्टर्स को दिखाते हैं, और फिर डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो खुद पेशेंट्स को अपना प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं, इसको आप लोग टीवी पे अगर इसका इश्तहार चलाएं तो कोई भी इसको ख़रीद सकते हैं, इस तरह से नुकसान हो सकता है। तो ये वो मेडिसिन होती है जो कि सिर्फ डॉक्टर ही क्योंकि आगे पेशेंट्स को दे सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ डॉक्टर्स को जाके दी जाती हैं। ठीक है, ये इनकी डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट्स इसकी अलाउड नहीं होती। तो ये भी आप लोगों को MCQs आता है कि कौन सी पर्सनल सेलिंग होती है जिसमें डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं होती, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलकर आप पूरी कैंपेन प्रिपेयर करते हैं कि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करनी होती है। यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। कुछ स्टेप्स जो थे ना हेडिंग वाइज, वो तो हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला क्या स्टेप होता है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है अपनी टारगेट ऑडियंस को, यानी कि आपको किस किस्म की आपकी ऑडियंस है, किन लोगों तक आप लोग अपना प्रोडक्ट पहुँचाना चाहते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट्स पहुँचाना चाहते हैं, किस किस्म की एजुकेशन के लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, किस इनकम क्लास के लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, मिडिल क्लास, हाई क्लास, किन लोगों को आप किस एरिया में पहुंचाना चाहते हैं, रूरल में या अर्बन में, एज कितनी है आपकी टारगेट ऑडियंस की, और सोशल क्लास उनकी कितनी कौन सी है, ये चीज़ें। अगला जो स्टेप होता है ना, आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग बजट आप लोगों ने इस्टेब्लिश करना होता है। बजट इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोगों ने तीन बातें माइंड में रखनी होती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लोगों से पूछते हैं कि टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में कौन सा फैक्टर देखा जाता है या कौन सा फैक्टर नहीं देखा जाता, तो ऑप्शंस उसके मुताबिक आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
एडवर्टाइजिंग बजट के आप लोगों को एमसीक्यूज आता है कि कौन सी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसमें सबसे पहले तो जो आप लोगों की एक्सपेक्टेड सेल्स होती हैं, मुतवक्का जो आप लोगों की सेल्स होती हैं, उसके आप लोगों ने परसेंटेज देखनी होती है। अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखने होते हैं कि आप लोग मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए करवा रहे हैं। और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए करवा रहे हैं, या आपने कोई डिस्काउंट ऑफर दी है, वो डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को बताने के लिए एडवर्टीजमेंट्स करवा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि आपने अपने कंपेटिटर्स को भी कंसिडर करना होता है कि कंपेटिटर्स किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपने अपनी एडवर्टाइजिंग का बजट आपने यूज़ करना होता है। तीसरा जो स्टेप होता है ना, उसमें आपने एडवर्टाइजिंग मैसेजेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता है कि आप जो अपना मैसेज एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है। आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, या आपने कोई प्राइस चेंज की है वो आप लोग बताने जा रहे हैं, या कंपेटिटर्स ने कोई कंपेन अगर कोई लॉन्च की है तो आप उसके जवाब में कोई नई कंपेन लाना चाहते हैं। तो ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। चौथा स्टेप ये होता है कि आपने एडवर्टाइजिंग मैसेज अपनी क्रिएट करना होता है। आप ये कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें आप कलर सिलेक्ट करते हैं, इमेजेस कौन कौन सी लगानी है अपने एडवर्टीजमेंट्स में, कौन से कार्टून्स, कौन से इलस्ट्रेशंस, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, लैंग्वेज भी आप लोग सिलेक्ट करते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स आपने यूज़ करवाने हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स भी आप लोग खुद ही सिलेक्ट करते हैं। ये आप लोग सिलेक्ट करके एडवर्टाइजिंग एजेंसी को आप लोग बता देते हैं। 5वें जो स्टेप होता है उसमें आप लोगों ने अप्रोप्रिएट मीडिया सिलेक्ट करना होता है। मीडिया सिलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो फिर आप लोग रेडियो को सिलेक्ट करें। अगर आप लोगों का कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, यानी कि हर कोई आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल होती रहती हैं घरों में, उसके लिए टीवी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज में अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन और अपनी कंपनी के मुख्तलिफ कंटेंट्स वगैरह सारी चीज़ें अगर आप लोग इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो फिर उसमें प्रिंट मीडिया को आप लोग यूज़ करना चाहिए। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज़ करना चाहिए ये भी आप लोगों के माइंड में अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों का एमसीक्यूज आता है कि जहन है तो वो थ्रेशर से रिलेटेड जो है ना वो बताना चाहता है, तो कौन सा मीडिया यूज़ करेगा। आप थ्रेशर किस में आती है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आती है, तो उसके लिए रेडियो बेस्ट है। इस तरह से आप लोगों के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना होता है, यानी कि आपने जो भी एडवर्टाइजिंग वगैरह की थी वो कितनी इफेक्टिव थी। आपने इसमें 3 चीज़ें जो है ना वो ढूंढनी होती हैं। एक तो ये कि आपके मैसेज ने कस्टमर्स का जो बाइंग डिसीजन था उसको चेंज किया या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी होती है कि जो आप लोग इमेज कस्टमर्स के माइंड में बनाना चाहते थे वो इमेज बना या नहीं बना। और तीसरी बात ये आप लोगों ने इवेल्युएट करनी होती है कि जो बात आप पहुंचाना चाहते थे बिल्कुल सेम वैसी वो कम्युनिकेट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स जो होते हैं ना एडवर्टाइजिंग के, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होने चाहिए। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स, ये रिसर्चर्स होते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी रिसर्च करते हैं। और ये रिसर्च क्यों करते हैं, किसी भी एक कंपनी ने जितनी भी एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज़ उसने अडॉप्ट की होती हैं, जितनी भी उसने एडवर्टाइजिंग की कैंपेन्स चलाई होती हैं, एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स उन सारी कैंपेन्स के बारे में रिसर्च करते हैं कि उसके हमें आंसर्स क्या मिले हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों ने ऊपर बात की है ना, ये वाली 3 चीज़ें, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना ये एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स का काम होता है, ठीक है। और इससे कंपनीज अंदाज़ा लगा सकती हैं, जब उनको ये वाले सारे आंसर्स मिल जाते हैं ना रिसर्च के थ्रू, तो फिर कंपनीज अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमें अब कहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, हमें मैसेज को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें बजट को चेंज करने की ज़रूरत है, या हमने जो मीडिया सेलेक्ट किया हुआ है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स के थ्रू पता चलती हैं। तो ये जो था ना आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये असल में तो ये देखा जाए ना, ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला है ना टॉपिक, ये आप लोगों की एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर का ही था। इन्होंने यहाँ पे शुरू में पर्सनल सेलिंग का बता दिया, और ये आगे जो है ना इन्होंने पिछला चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट कर दिया, इन्होंने आगे पीछे कर दिया। तो ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाली जो चीज़ है ना सारी, ये पर्सनल सेलिंग के साथ इसका लेना देना नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में ये देखें, ये पिछले लेक्चर में हम, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रोमोशन मिक्स में हम लोगों ने कौन सी 4 चीज़ें पढ़ी थी। एक हम लोगों ने पढ़ी थी एडवर्टाइजिंग, ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी थी पर्सनल सेलिंग, तीसरी हमने पढ़ी थी सेल्स प्रमोशन, और 5वीं हमने पढ़ी थी पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं ना, उसमें सबसे पहली चीज़ थी एडवर्टाइजिंग, ठीक है। वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, और वही एडवर्टाइजिंग वाली चीज़ मजीद हमने यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होती है ना
पर्सनल सेलिंग वाली, वो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन बताई है, ठीक है, और ये किस किस सिचुएशन में यूज होता है ये बताया फिलहाल इस चैप्टर में। पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड इतना ही था, बाकी जो पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।